हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन को समझेंगे पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रैक्टिकली पहले एक्सपीरियंस कब किया है आपने, उसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। इसके बाद इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड बताता हूँ। सो लेट्स से कि एक सर्कल है और सर्कल में किसी व्हीकल से आप उस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। आप इस सर्कल पर मूव करते हैं। जब आप सर्कुलर पाथ पर किसी व्हीकल में मूव करेंगे तो आपको अपने एक्सपीरियंस किया होगा, अदरवाइज यू कैन डू दैट, यू विल फाइंड कि यू विल फील दैट समबडी इज पुशिंग यू आउटवर्ड्स। सो आपको कोई बाहर की तरफ पुश करता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। बट देयर इज नो फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट। कोई आपको पकड़ के फिजिकली टच करके नहीं करता है, बट यू एक्सपीरियंस कि ऐसा कोई फोर्स लग रहा है जो बाहर की तरफ है। ये जो फोर्स होता है, दिस इज अ स्यूडो फोर्स, दैट मीन्स नॉन रियल फोर्स, एंड दिस इज ओनली बिकॉज यू आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर आप अपने व्हीकल को स्ट्रेट लाइन पे चलाना स्टार्ट कर दो इस तरह से, तो फिर आप पाओगे कि जो आउटवर्ड पुश था वो चला जाएगा, दैट विल नॉट बी देयर एनी मोर। इसका मतलब है कि वो जो फोर्स आ रहा है दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द मोशन ऑन दी दिस कर्व पाथ और कर्व ट्रेजेक्टरी, और जिसको हम सर्कुलर कह रहे हैं, जो कि हमारे लिए सर्कुलर मोशन है। सो ये जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, पहला पॉइंट, ये स्यूडो फोर्स होता है। और हम लोग जानते हैं कि स्यूडो फोर्स कब एक्ट कर रहा होता है। स्यूडो फोर्स तब एक्ट कर रहा होता है जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर होते हैं। इसका मतलब जिस कार पर आप बैठे हो तो कार के रिस्पेक्ट में आपको फोर्स लग रहा है। तो कार के रिस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स द कार इज नॉन इनर्शियल। दैट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक और उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। इसको कई बार हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली रोटेट कर रहा है ओमेगा से। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर ओमेगा से रोटेट करता है एंड वी आर टेकिंग दैट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, so that frame of reference becomes non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, right? And in case of non-inertial frame of reference, we experience this pseudo force. Making sense? So finally we can have one more point, that rotating frame of reference are non-inertial. So that's the final statement. Rotating frame of reference is non-inertial frame of reference. So whenever we will have a rotating frame of reference और उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, so that will be non-inertial frame of reference. Hence the pseudo force will be there, and that pseudo force is known as centrifugal force. और फिर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, स्यूडो फोर्स, उसको किस तरह से लगाते हैं। तो स्यूडो फोर्स में मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, वो आपको पता है। तो ये स्यूडो फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलें तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैन वी से कि इसकी वैल्यू आएगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एम मास की ऑब्जेक्ट है तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच वी आर टेकिंग एज अ रेफरेंस, वी आर टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस। नो मैटर ये किस तरह से चलता है, तो उस समय जब ये रोटेशन करेगा तो ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा था कि एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़रूर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़रूर होता है। इवन दो ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो AC रहता है, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रहता है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ इट विल बी एक्टिंग इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड its value will be mass into acceleration AC. And we know what is the value of AC. It is r omega square, where r is the radius of the circle. So अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रोटेटिंग है तो उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, और r उसका डिस्टेंस होगा सेंटर पॉइंट से, m ऑब्जेक्ट का मास होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में लगता है, डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स, सो रेडियली आउटवर्ड्स। These are the 2 points we need to keep in mind whenever we are talking about centrifugal force. तो जब कभी हम किसी भी रोटेटिंग फ्रेम से बात करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फोर्सेस एक फोर्स और लगाएंगे जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मास इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर m ऑब्जेक्ट का मास होगा जिस ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई कर रहे होंगे।
Got to know? So centrifugal force has to be applied when we are taking the frame of reference of the object which is moving. ऑब्जेक्ट अगर आपका पार्टिकल भी है तो हम पार्टिकल का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने के लिए ऑब्जेक्ट को बड़ा होना ही ज़रूरी नहीं है. बड़े ऑब्जेक्ट में हम देखें, जैसे अर्थ के बारे में आपको रिकॉल कराएं तो अर्थ के बारे में हम लोगों ने बात किया था, स्टेटमेंट्स लिखे थे. अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ना ये जस्टिफाइड हो जाएगा क्यों नॉन इनर्शियल है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है. तो अगर रोटेट करेगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. बट हम उसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इनर्शियल एज्यूम करके चलते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉन इनर्शियल, राइट. सो ये एक एग्जांपल हो गया. तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कब हमको सेंट्रीफ्यूगल लेना है, कब हमको सेंट्रीपिटल लेना है, ये इंटायरली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं. अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा, ओनली सेंट्रीपिटल लगेगा. लेकिन अगर हम उस रोटेटिंग फ्रेम पर आ जाएंगे तो फिर हमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. सो हम एक एग्जांपल पिक करते हैं जिसमें दोनों को यूज़ करके देखते हैं, ग्राउंड फ्रेम से एज वेल एज रोटेशनल फ्रेम से. सो दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स से कि अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है. इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क है, सिंपल इस तरह से बना लेते हैं, और दिस इज़ रोटेटिंग. सो लेट्स से कि ये रोटेट हो कर रहे हैं, इस तरह से ओमेगा से इसको रोटेट कराते हैं. एंड इस डिस्क के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है, मास रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m दिया गया है, और जो इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट. सो ये अपने पास एक डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रहा है, एक m मास का पार्टिकल रखा गया है, और आपको बताएगा कि जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू है, जो डिस्क और पार्टिकल के बीच पे लग रहा है. सो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इट सेज फाइंड minimum value of omega so that block or particle starts sliding on the disk. इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंटली भी फ्रेम कर सकता था. डिफरेंटली फ्रेम करने का मतलब ये था कि हम ऐसा ही बोल सकते थे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द डिस्क. सो अगर डज नॉट स्लाइड बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए. सो इस तरह से ये लैंग्वेज आपको देने वाला है. नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय द ग्राउंड फ्रेम एज वेल एज फ्रॉम द डिस्क फ्रेम, और दोनों से किस तरह से अपने आंसर्स आएंगे. सो यू कैन वॉच हियर सोल्यूशन. लेट्स से हम लोग इसको ग्राउंड फ्रेम से करते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स अवर नेचुरल फ्रेम जिसको हम जिसको इनर्शियल एज्यूम करके चलते हैं. सो ग्राउंड से अगर कोई देखेगा तो ये पार्टिकल आपको किस पाथ पर नज़र आएगा. क्या ये पार्टिकल अपने को एक सर्कल पे जलता हुआ नज़र आएगा? बिल्कुल. और उसका जो पाथ होगा वो इस तरह के एक सर्कुलर पाथ होगा. तो अपने को ये बोलना होगा कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसको चलाने के लिए एक कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए टूवर्ड द सेंटर, और उस फोर्स का नाम हम सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, और बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल की वैल्यू mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था. तो बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. एंड विच फोर्स इज गोइंग टू डू दैट. नाउ अब देखो ये पार्टिकल रखा हुआ है डिस्क के ऊपर, सो देयर इज नो स्ट्रिंग टाइट विद दिस सेंटर, और इस तरह से कोई और फोर्स नहीं लग रहा है. इसका मतलब जो भी फोर्स इस पर लगेगा दैट हैज़ टू बी विच फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. सो इस पर आप देखोगे जब इसका बी डी बनाओगे तो फ्रिक्शन इस तरह से लगना चाहिए, क्योंकि यही फ्रिक्शन है जो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है. इसके अलावा और कौन से कोई फोर्सेस लग रहे होंगे उनको आप इजीली वॉच कर सकते हो. जो दूसरे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उनमें से एक mg होगा, नीचे की तरफ जाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा. ये फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. इसलिए F किधर एक्ट कर रहा है, टूवर्ड द सेंटर. इस पोजीशन पे मैंने ड्रॉ किया है. जब आप इस पोजीशन पर आएंगे तो फिर ये सेंटर की तरफ रहेगा, यानी F टूवर्ड द सेंटर एक्ट करेगा. यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. सो वी कैन से कि F की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए. और सिंस ये मिनिमम बताना है सो दैट ये स्लाइड करना स्टार्ट करे. स्लाइड स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि उस समय F अपनी कौन सी कंडीशन पर आ जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन पर आ जाएगा. तो ये अपनी F मैक्सिमम कंडीशन पर आ जाएगा.
और व्हाट इज द मैक्स वैल्यू, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम लोग इजीली कैच कर सकते हैं, दैट इज एम जी। दोनों को इक्वेट करा देते हैं। अब इसमें हमने एफ को मैक्स लिया है तो इसलिए ओमेगा की वो लीस्ट वैल्यू होगी सो दैट वो स्लाइड कर सके, या फिर मैक्स वैल्यू होगी सो दैट स्लाइड को प्रिवेंट कर सके। सो आपको लिखना होगा म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन से कि यहाँ से जो अपने को वैल्यू मिलने वाली है वो म्यू जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट द ओमेगा इज गोइंग टू कम इन एज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाई आर। सो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी तक अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो फिर ये स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा वेलोसिटी पर आप रोटेट करोगे डेफिनेटली स्लाइड करेगा, यानी फिर अब इस आर रेडियस पे नहीं रहेगा, ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब उससे ज़्यादा हो गया तो फिर रिक्वायर्ड फोर्स आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, सेंटीपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। जबकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू इतना ही दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसका मतलब फ्रिक्शन विल बिकम इनसफिशिएंट टू होल्ड इट, so it will slide in the outward direction, right? कैसे आउटवर्ड जाएगा वो क्यों किस तरह से बोल पाएंगे? वो इस तरह से बोल पाएंगे कि जो सेंटीपिटल फोर्स है F that becomes insufficient to hold the required centripetal force, hence it goes outwards. So this is with respect to ground. Now what if अगर हम इसको डिस्क के फ्रेम से करें तो with respect to disk frame how it is going to look like? So with respect to disk, ये काफ़ी डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे फॉलो करने हैं। जब हम डिस्क के फ्रेम से वॉच करेंगे तो आपका ऑब्जर्वर डिस्क पर ही आ गया, इसका मतलब है डिस्क का उसको रेस पे नज़र आएगा। अगर डिस्क रेस पे नज़र आ रहा है तो ब्लॉक भी रेस पे नज़र आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क आप पाओगे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो ब्लॉक को तो ब्लॉक किस कंडीशन में नज़र आएगा? रेस्ट कंडीशन में नज़र आएगा। अगर ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में नज़र आएगा तो इसका एफबीडी बनाएंगे, एक एमजी नीचे की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अप साइड लगेगा, एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने से पहले आप ये भी देखोगे कि आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ किया है वो नॉन इनर्शियल है। सिंस ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आपको एक शूडो की ज़रूरत पड़ रही है, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। लेट से सेंटर यहाँ पर है जिस सिचुएशन में दिखाया गया, ये इसका आर डिस्टेंस था। तो जो आर होता है आर के आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, सेंटर से अवे रेडियली आउटवर्ड, और ये कौन सा होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जाना जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर का फोर्स आउटवर्ड लगेगा। इसको प्रिवेंट कौन कर रहा होगा? इसको प्रिवेंट फ्रिक्शन कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन, और इसको अपोज कौन कर रहा होगा? वो फ्रिक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर को अपोज कर रहा होगा। सो ये जो एफबीडी आएगा दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। इसमें जो एम आर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर हम लोग कोई एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम था, इनर्शियल फ्रेम में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यस, सर्कुलर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को हमने वहाँ पे लगाया था सेंटीपिटल का। अब यहाँ पे कोई सेंटीपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल आपको कैसा नज़र आ रहा है? रेस्ट पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये सर्कल पे मूव नहीं कर रहे हैं, और अगर रेस्ट पे नज़र आ रहा है तो रिक्वायरमेंट क्या होगी कि फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। दैट मीन्स एन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एम जी के बराबर, और एफ की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अगर आप ध्यान से वॉच करो तो आपने वही इक्वेशंस ड्रॉ की हैं जो पहले की थी। एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और एन इज इक्वल टू एम जी, द सेम इक्वेशन यू आर गेटिंग अगेन। बट दोनों के लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं क्योंकि दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर दे आर डिफरेंट। गॉट टू नो। फिर इसके बाद दोनों को आप इक्वेट, और फिर आप ये बोलोगे कि आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो ये अपने मैक्स के बराबर आएगी। मैक्स की वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है जिसकी वैल्यू म्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। दोनों से आपको सेम आंसर आएगा, तो आपको मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी। सो ओमेगा इज गोइंग टू बी अंडर रूट म्यू जी डिवाइड बाई आर। फिर आप इसको बोल दोगे कि ये लीस्ट है, इसको रेस से मोशन में लाने के लिए, क्योंकि स्लाइड करेगा तो फिर डिस्क के रिस्पेक्ट में ये मूव करता हुआ नजर आएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है स्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम वेन एवर देयर इज अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। अगर उसका आपका बीडी बनाना है सो आइदर यू चूज द ग्राउंड फ्रेम और यू चूज द रोटेटिंग फ्रेम। बट लेट मी टेल यू इट बिकम्स ईजी अगर हम लोग डिस्क का या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ करना चाहिए, और उस पर जितने लग रहे हैं सारे फोर्स को ड्रॉ करने के बाद एक और फोर्स अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे जो कि बाहर की तरफ होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा। फिर उसके रिस्पेक्ट में जब आप आ जाएंगे तो आपको पार्टिकल रेस पे नजर आएगा, देन यू कैन फ्रेम इक्वेशंस एंड फाइंड योर आंसर्स। बट यू चूजिंग द ग्राउंड फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम इज इक्वली वैलिड, तो उस पर भी कोई इशू नहीं है, आप वो भी कर सकते हो।
ओके नाउ अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा दैट वाज यूजिंग अ सर्कल बट दैट सर्कल वाज इन अ हॉरिजॉन्टल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने किया वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एक पार्ट था। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग डील करेंगे। जैसे नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चलने वाला पार्टिकल होता है, बट वो पेंडुलम जैसा होता है। सो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, लेट मी शो यू द अरेंजमेंट कि एक किस तरह से सीलिंग रहेगी। उस सीलिंग से आपने एक पार्टिकल को टाई किया होगा, पार्टिकल को स्ट्रिंग के हेल्प से टाई किया होगा, और स्ट्रिंग को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और पार्टिकल कुछ इस तरह से आपने एक साइड पे इसको पकड़ लिया, लेट्स से लाइक दिस, और इसके बाद उसको एक वेलोसिटी दे दी। ये एक पार्टिकल है, ये उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है L और इसका मास M है। और लेट्स से ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है, इस सिचुएशन में आप उसको होल्ड करो। होल्ड करने के बाद उसको एक वेलोसिटी दो, वेलोसिटी लेट्स से इनटू द प्लेन दे दो, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो जब आप परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इसको वेलोसिटी देंगे तो डेफिनेट सी बात है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रिंग है, सो वो कंस्ट्रेंट है। उस कंस्ट्रेंट की वजह से ये अंदर जाएगा, और फिर आप पाओगे कि वो इस तरह से अंदर जाने के बाद एक पाथ बनाते हुए, सर्कुलर पाथ बनाते हुए इस साइड से वापस आएगा और फिर इस तरह से चलना स्टार्ट कर देगा। सो यूल फाइंड दैट विल बी मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो जब इस तरह से कोई पेंडुलम मूव कर रहा होता है तो उसको हम कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल रीज़न बिकॉज कि वो कोन जैसा फॉर्म करता है। अगर आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन करा दोगे तो आपको एक कोन जैसा नज़र आएगा, सो इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। सो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस एज वेल। और इसका एक एंगल मेज़र कर सकते हो, जो सेमी वर्टिकल एंगल भी आप कह सकते हो। ये जो एंगल है थीटा, आप पाओगे कि जब पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा तो ये थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन है, उससे जो स्ट्रिंग का एंगल बनता है दैट रिमेन्स ऑल टुगेदर कांस्टेंट। सो यहाँ पर भी थीटा बनाएगा, हर लोकेशन पर ये थीटा एंगल ही बनाता है। और किसी वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, अगर ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है, सो मैं अंदर जाने के लिए मैंने जैसे बात बोली थी, तो मैं बोल सकता हूँ कि अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी भी है। सो इस जर्नी में आप पाओगे कि वेलोसिटी बदलती रहेगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो लेट्स से वी स्पीड से वो चल रहा है। सो अपने को बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है, जैसे कि इसका टाइम पीरियड बताइए, स्ट्रिंग का टेंशन बताइए, एंड ऑल दैट थिंग, राइट। सो लेट्स से वी वेलोसिटी यहाँ पे बना हुआ है। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो यू कैन जस्ट यूज़ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। सो लेट्स से ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉब एम। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, वी वांट टू सॉल्व दिस कॉनिकल पेंडुलम प्रॉब्लम। सो जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये पहले इंश्योर करते हैं किसके फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बात कर रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब हुआ बॉब के रिस्पेक्ट पे ही बात कर रहे हैं। सो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर इसका BD बनाएंगे, सो आपको एक mg का फोर्स नज़र आएगा डाउन साइड की तरफ। मैं इसको सेपरेटली बना दे रहा हूँ, आप उसी पे भी बना सकते हो। और एक टेंशन नज़र आएगा, स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ पर T। दीज आर द टू रियल फोर्सेज दैट आर गोइंग टू एक्ट। इसके अलावा आप पाओगे कि सेंटर पॉइंट ये है, और अगर वो सेंटर पॉइंट आपको दिखता है देन यूल फाइंड कि सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ये इसकी सिचुएशन हो जाएगी। और लेट्स से एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस आ रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा, दैट विल बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। इसको v के टर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम ओमेगा के टर्म में लिख रहे हैं, अगर ओमेगा अपने को पता है तो। मोर ओवर अगर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, तो जिस फ्रेम से आप वॉच कर रहे हो वो बॉब का ही फ्रेम है या पार्टिकल का ही फ्रेम है। इसका मतलब ये किस कंडीशन में नज़र आएगा, रेस्ट पे नज़र आएगा। सो अगर ये रेस्ट पर नज़र आता है, लेट्स इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं, सो दैट यहाँ पर भी C लिख सकते हैं ताकि कनेक्ट किया जा सके। फिर इसके बाद इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे, फिर देखोगे कि जो वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन से थीटा बनाता है, तो इधर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा अल्टरनेट के अकॉर्डिंग। और अगर इस एंगल को थीटा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देन यू कैन मेक द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। सो व्हेन यू मेक द कंपोनेंट, यूल फाइंड कि टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टी का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा। दिस विल बिकम टी कॉस थीटा, दिस विल बिकम टी साइन थीटा, isn't it? And then you can claim this particular bob or particle is at rest because the frame that we have chosen is that of the particle itself. So that's why the centrifugal force has been applied. And now you can balance the forces कि t sin थीटा की जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, एंड t cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि
थीटा की वैल्यू बताइए, या फिर वी की वैल्यू बताइए, या फिर आर की वैल्यू बताइए, या फिर टाइम रोटेशन के बारे में बताइए. सो मैनी थिंग्स यू कैन कैलकुलेट आउट ऑफ इट. इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा मिल जाएगा. व्हाट दैट टेन थीटा इज गोइंग टू बी, एम से एम कैंसिल हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी. अगर आपको वी के टर्म में वर्क करना है तो वी की वैल्यू आर ओमेगा हो जाएगी. वी इज इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर ट्रैक पर, तो आर ओमेगा स्क्वायर को हम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं. सो वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा. सो टेन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होनी चाहिए. अगर आपसे थीटा दे करके वी पूछता है, सो व्हाट द वी इज गोइंग टू बी, यू कैन राइट इट एज वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी इंटू टेन थीटा. सो दिस इज हाउ द स्पीड और वेलोसिटी कैन बी गिवन इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. अगर आपको ये वेलोसिटी पता चल जाती है, देन यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड, बिकॉज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v becomes the time period. Moreover, r can be calculated by using this right angle triangle, right? So what this r will be equal to, can we write from there? R is going to be equal to L sin theta or something, because sin theta लोगे तो आप परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे और वो हाइपोटेनस हो जाएगा. सो उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. सो v की और भी डेफिनेशन निकल के आएगी. सो एक तो ये v को आप इस तरह से याद रख सकते हो, दूसरा इसका टाइम पीरियड है जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. सो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम पीरियड, और वो फार्मूला डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में. सो टाइम पीरियड इज रिटन एज अ कैपिटल टी, और डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो 2 पाई आर अपॉन वी हो जाएगा. ये वो टाइम होता है जिसमें एक कंप्लीट राउंड कर रहा होता है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. सो ये आ जाएगा ट्वाइस पाई. व्हाट अबाउट आर, इन प्लेस ऑफ आर हम लोग लिख सकते हैं एल साइन थीटा डिवाइड बाई वी. इन प्लेस ऑफ वी हम लोग लिख सकते हैं आर को लिखेंगे एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा. टेन थीटा कुड बी रिटन एज अ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा. साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, आप साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आप देख सकते हो. तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, एक एल भी कैंसिल आउट हो गया तो एक एल बचेगा. ये कॉस थीटा जो है ऊपर जाने वाला है, तो दैट विल गो अप साइड, सो दैट बिकम एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. सो आप पाओगे कि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बन के आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. सो मैंने टाइम एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कोनिकल पेंडुलम का या इस तरह का अरेंजमेंट का टाइम पीरियड बताइए, तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी लगा देंगे. आपको याद होगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, और कोनिकल पेंडुलम के लिए कॉस थीटा भी लगाना पड़ता है जिस थीटा पर वो बेंड होता है. सो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड एंड अंडरस्टूड इज दिस, कि किस वेलोसिटी से चल रहा होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है. फ्रीक्वेंसी बताना होगा तो वो भी बता सकते हैं. सो कॉनिकल पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म circular motion which is taking place on a horizontal surface. Next application of this horizontal circular motion is turning of road. So we are taking care of this road which is turning. So ये horizontal road है. So इसको clarify कर देता हूँ कि this is horizontal. Next में हम लोग बात करेंगे जिसमें उसको banking भी कर देंगे. So horizontal road. So let's say this is a track. So ये जो ट्रैक है horizontal road का ट्रैक है, और इसको आप टॉप व्यू देखते हैं. सो दैट इज़ अ टॉप व्यू, मीनिंग इज़ यू आर लुकिंग फ्रॉम द अप साइड. आपको एक ऐसा कोई व्हीकल नज़र आएगा जो इस तरह से मूव कर रहा होगा, और सिंस ये 2D प्लेन में दिखा रहे हैं तो टॉप व्यू इज़ द बेस्ट व्यू, और दिस इज़ गोइंग टू फॉलो दिस पाथ. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वेन एवर यू आर मूविंग ऑन दिस टर्निंग ऑफ रोड, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर एक सिग्नल लगा रहता है. सो देयर इज अ सिग्नल रिटन एज 40, 60 और समथिंग लाइक दैट. सो वो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि यू नीड टू मेंटेन योर स्पीड बिलो दैट नंबर. वो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके नीचे आपको चलाना है इन केस यू वांट टू सेव टर्निंग. अगर आपने उससे ज़्यादा स्पीड से इसको टर्न किया देन यू मे बी एट रिस्क. और आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. ये व्हीकल आपका इधर ना जा करके कई बार व्हीकल इधर चला जाता है. द रीज़न बीइंग कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको स्पीड को कम करना पड़ता है. सो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग क्विकली फॉर्मुलेट कर लेते हैं. अगर ये रोड टर्न हो रहा है तो इसका एक कहीं सेंटर रहा होगा, और ये उसकी रेडियस हो जाएगी आर. तो इसको हम आर को रेडियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेडियस पूरे सर्कल के लिए यूज़ किया जाता है. जब कोई उसका पार्ट होगा सर्कल का तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बात कर लेंगे. सो लेट्स से रोड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर है. दैट मीन्स
ये जो टर्निंग है वो उस सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इसको सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एनीवे, और लेट्स से व्हीकल वी वेलोसिटी से जा रहा है, इस व्हीकल का मास m है. सो अगर आप इसको सेफली टर्न कराना चाहते हैं तो कितना मैक्सिमम सेफ स्पीड होनी चाहिए या फिर कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होना चाहिए उसके बारे में बात करता है. सो वी कैन थिंक ऑफ कि ये सर्कल पे चल रहा है, जब व्हीकल आपका यहाँ पर आएगा, लेट्स से वहाँ पर स्पीड इसकी v है और उससे पहले कोई v0 वगैरह थी जो भी है. सो इस v के बारे में को पता करना कि ये v सेफली चलता रहे. सो उसके लिए आप बोलोगे कि अगर इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सो यू विल फाइंड कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स लगेगा? mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसको बैलेंस करने के लिए टायर्स के बीच में, टायर्स और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स आना चाहिए जो कि सेंटर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन. सो यहाँ पर ये फ्रिक्शन एक एडिशनल आएगा अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो उसको ड्राइव कर रहा है और जो ड्राइविंग व्हील पे फॉरवर्ड होता है एंड फ्री व्हील पे बैकवर्ड होता है. दोज फ्रिक्शन विल बी देयर, बट दिस इज गोइंग टू बी एडिशनल फ्रिक्शन दैट इज कमिंग इन. और यही फ्रिक्शन सेव करेगा इस व्हीकल को आउटसाइड जाने से. जब ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम पड़ जाएगी और या फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप पाओगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा. सो वी विल से कि f की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू mv²/r. फिर हम लोग जानते हैं कि ये फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू और नॉर्मल रिएक्शन से छोटी रहती है. सिंस ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस है, इसका मतलब n की वैल्यू mg के बराबर रही होगी. तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ से अपने को पता चलता है mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू mg. सो m कैंसिल आउट हो गया क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो v²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी. यहाँ से हम दो रिजल्ट निकालेंगे और उन दो रिजल्ट को याद रखेंगे. जब आपको v कैलकुलेट करना होगा, v फॉर वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v² इज लेस देन इक्वल टू, यानी v² की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर. यहाँ पर कैपिटल आर टर्म यूज़ किया था और मैंने स्मॉल आर भी यूज़ कर लिया, दोनों मिक्सअप कर दिया है. तो एक काम करते हैं कि स्मॉल आर को यहाँ रखते हैं और कैपिटल आर को भी स्मॉल आर में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इज लेट्स से स्मॉल आर. सो स्मॉल आर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. एनीवे, सो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर. सो पॉइंट इज कि v की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, v मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जो मैक्सिमम आप ले जा सकते हो, वो अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर के बराबर आती है. तो एक तो इस पर क्वेश्चन आ जाएगा. दूसरा कौन सा पॉइंट बन सकता है? सेकेंड पॉइंट इज दिस कि अगर आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालना हो, v गिवन हो, तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r, विच फर्दर सेज म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg. इसका मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि v यहाँ पर हम लोगों को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही है, और अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर स्किड कराएगा या पुश करके ले जाएगा. तो एक रिजल्ट आता है कि म्यू की कम से कम वैल्यू, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू शुड बी इक्वल टू v²/rg. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर वो म्यू की वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम पूछेगा, और अगर v की वैल्यू पूछेगा तो मैक्स पूछेगा. तो v max कैन बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ दिस, whereas mu minimum can be calculated out of this. Conceptually you can think of कि आपको फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, दैट मीन्स यू नीड टू हैव रफ सरफेस, और जितना रफ होगा उतना आप फास्टर ले जा सकते हो, जितना स्मूथ होगा उतना आपको स्लोवर ले जाना पड़ेगा. सपोज कर लीजिए परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो अगर रोड को हम लोग परफेक्टली स्मूथ बना देते हैं, उस कंडीशन में आप पाओगे कि म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. अगर म्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है? ज़ीरो. दैट मीन्स आप बिल्कुल भी नहीं मूव कर सकते हो, टर्न नहीं कर सकते हो. सो दैट मीन्स इन अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस you cannot turn your vehicle because centrifugal force will cause it to skid in the outward direction. So readily outward direction में वो ले जाएगा. इसलिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का होना बहुत ज़रूरी है, फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ से उसकी स्पीड लिमिट हो जाती है. फिर अपने पास क्या ऑप्शन होता है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पर म्यू को बढ़ा सकते हो, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. या फिर जब रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो रेडियस उसका ज़्यादा ले लो, लेकिन एक बार रोड बन गया तो आर फिक्स हो जाता है, जी फिक्स रहता है, और म्यू भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज अदरवाइज उसके भी अपने कंसिक्वेंसेस हैं. तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी लिमिटेड हो जाती है, और अगर म्यू की वैल्यू कम पड़ गया तो वो रिस्की भी होता है, और ज़्यादा स्पीड पे ले जाने पर फिर वो डेंजरस हो जाता है. तो
अगर आप हाई स्पीड से टर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक नई टेक्निक आती है जिससे हम ज़्यादा की ज़्यादा वेलोसिटी भी गेन कर सकते हैं और सेफली भी टर्न कर सकते हैं किसी भी टर्निंग ऑफ रोड में। उस केस में हम रोड को बैंक करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हाईवेज होते हैं जब टर्न हो रहे होते हैं तो फिर बेंड हो जाते हैं। जिस तरफ टर्न हो रहे होते हैं उसी तरफ वो बेंड होने की कोशिश करते हैं। वो बेंडिंग को ही हम बैंकिंग या टर्निंग ये बेंडिंग ऑफ रोड कहते हैं। सो नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑफ रोड। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, जिसको हम टिल्टिंग ऑफ रोड भी बोल सकते हैं या फिर बेंडिंग ऑफ रोड भी बोल सकते हैं। सो अगेन ये टॉप व्यू दिया गया, ये व्हीकल इस तरह से आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं रहा होगा और इसको ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगी। सो दैट इज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट्स से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आ रहा है, व्हीकल आपका यहाँ पे जा रहा है और ये वी वेलोसिटी है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे व्हीकल सेफली निकले। सो व्हाट शुड बी द वी वैल्यू। जनरली हमको वी की वैल्यू पता करनी होती है। सो ये इसका वेट है रोड का, लेट्स से डॉट से बनाते हैं। सो ये डॉटेड विड्थ बना दिया गया। लेट्स से इन पॉइंट का नाम दे देते हैं। ए पॉइंट इंटरनल पॉइंट है रोड का और बी है आउटसाइड का है। सो ए बी पॉइंट को अगर आप कट करके देखोगे, परपेंडिकुलर इसको कट करते हो फिर देखते हो, तो हाइट के टर्म में अगर आप देखना चाहो तो आप पाओगे कुछ ऐसा आएगा कि ए पॉइंट यहाँ पर अगर है तो बी पॉइंट यहाँ पर है और ये लेट से बी यहाँ पर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेट से ये बराबर है तो बी आपको लिफ्टेड नज़र आएगा, बी यहाँ कहीं होगा। सो रोड इस तरह से बेंड होगा, दिस विल बी द रोड एंड द व्हीकल विल बी मूविंग फ्रॉम दिस। इस तरह से व्हीकल जा रहा होगा और इसका सेंटर इधर कहीं आएगा। तो ये ऊपर वाला जो दिखाया गया है वो टॉप व्यू है, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। और जो डाउन साइड वाला दिखा रहे हैं दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। सो क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देखोगे कि व्हीकल आपका इनसाइड जाता हुआ नजर आएगा या फिर आउटसाइड जाता हुआ नजर आएगा। रोड के लिए रोड को आपने हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है बल्कि उसको हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर लिफ्ट कर दिया है। जो जिस एंगल पे आपने लिफ्ट किया ये एंगल थीटा है, इसी को बोलेंगे थीटा इज द एंगल ऑफ टिल्टिंग और बैंकिंग एंगल। सो थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ बैंक्ड और बैंकिंग एंगल। कितने एंगल से बैंक करना चाहिए सो दैट कि आप पर्टिकुलर स्पीड को अचीव कर सकें, तो उसके बारे में लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम दो केस बना लेंगे। एक केस वो जिसमें हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स परफेक्टली स्मूथ है। सो कंसीडरिंग कि म्यू ज़ीरो है। अगर म्यू ज़ीरो है तो आप पाओगे कि स्मूथ केस की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने बैंक नहीं किया है तो बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पाएगा आपका व्हीकल, बट बैंक करने के बाद ये आप पाओगे कि ये मूव कर जाएगा। कैसे मूव कर जाएगा, लेट्स सी दैट। सो इस केस में इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर व्हीकल का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और फोर्सेस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पे अटेंशन की कैसे फोर्स लग रहे होंगे। mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा ऑफ कोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो है वो इस बेंडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। यही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मल रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अच्छा, इसके बाद फ्रिक्शन को भी इग्नोर किया गया है या फिर स्मूथ एज्यूम किया गया है। मोर ओवर अगर हम व्हीकल के रिस्पेक्ट में हैं तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग जाएगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस तरह से। ये जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए था, अपने को एक फोर्स चाहिए था जो एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करे। पहले कोई फोर्स हमको नहीं मिल पा रहा था फ्रिक्शन के अलावा, यहाँ पर एक फोर्स मिल जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, this normal reaction is not vertically up, so this normal reaction can be made two components, one in the horizontal direction, another in the perpendicular vertical direction. Now अगर आपने ये एंगल थीटा रखा है जो कि बैंकिंग एंगल था, दिस एंगल इज थीटा, सो आप पाओगे कि ये भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सो ये जो कंपोनेंट आएगा n कोसाइन थीटा आएगा और दिस कंपोनेंट विल बी n साइन थीटा। नाउ यू विल फाइंड कि बैंक करने से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n साइन थीटा बनता है जो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए एग्री कर जाता है। सो सिंस n साइन थीटा इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाउ देयर इज नो नीड फॉर फ्रिक्शन टू कम इन। और अगर फ्रिक्शन जीरो भी है तब भी टर्निंग फिजिबल है, वो भी सेफ टर्निंग फिजिबल है। सो कंडीशन क्या होगी, सिंस हम लोग कार के फ्रेम से ही बात कर रहे हैं तब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया गया है, इसलिए हम फोर्स बैलेंस करेंगे, रेस्ट कंडीशन पे नजर आएगा। तो force balance will say n sin theta must be equal to mr omega square, that's going to be one equation, and n cos theta vertical must be balancing mg.
नाउ इन केस हमको थीटा निकालना है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी किस एंगल पर बैंक करना चाहिए, बेंड करना चाहिए, टिल्ट करना चाहिए रोड को, सो दैट कि एक पर्टिकुलर स्पीड से हम सेफली क्रॉस कर सकें। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा बन जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। अब चाहो तो ओमेगा को वी के टर्म में लिख सकते हो, तो इसको हम वी स्क्वायर अपॉन आर जी भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। दैट मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी? सो वेलोसिटी इज अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अगर आपको थीटा पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, और अगर आपको टैन थीटा निकालना है सो कितने एंगल पर टर्न करना होगा, अगर v पता गए, आपको r नोन है, g नोन है, तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि कितने एंगल पर टिल्ट करने से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप सेफ रहने वाले हो, और थीटा नोन है तो हम बता सकते हैं कौन सी सेफ वेलोसिटी है जो आपको ट्रैक पर ले जाने में हेल्प करेगी। इसके बाद हम लोग जनरल केस के बारे में बात कर लेंगे जिसमें फ्रिक्शन भी अवेलेबल होगा। अगर फ्रिक्शन भी अवेलेबल है तो फिर म्यू को ज़ीरो नहीं बोलेंगे, यही एबीडी होगा, बस एक फोर्स एडिशनल इसमें आ जाएगा। पिक्चर यही रहेगी। और बैंकिंग इस तरह से किया गया है, तो बैंकिंग के साथ साथ फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना, और दैट विल बिकम द जनरल केस। देन सारे केस उसी से ड्राइव किए जा सकते हैं। सो वी कैन कॉल इट द केस नंबर 2। और इफ म्यू इज़ नॉन ज़ीरो, इन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो आप बोलोगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में ये आपका ब्लॉक नज़र आएगा, और ये रोड है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर बेंड किया गया है और बैंक किया गया है। एंड देन वी कैन अप्लाई द फोर्सेस। एक तो mg का फोर्स आएगा डाउन साइड, और नॉर्मल डायरेक्शन का भी कंपोनेंट करके दिखाए हुए थे, फिर से कर सकते हैं, तो ये n आएगा। और इसके अलावा एक फोर्स अभी हम लोगों ने शो किया था, वो इस डायरेक्शन में था, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन भी आएगा। अब फ्रिक्शन कैसे आएगा उसको ख्याल पे रखते हैं, उसको चेक करते हैं कि हाउ द फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम इन। नाउ ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अगर अपने पास ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इनके हम कंपोनेंट कर सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में कितना आने वाला है। फाइन। नाउ टू मेक द कंपोनेंट्स, अपने पास दो डायरेक्शन चॉइसेस होंगे, या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड कर लें, या फिर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन में कंपोनेंट को ड्राइव कर लेते हैं, कंपोनेंट्स बना लेते हैं। नाउ सिंस हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम वो कार के फ्रेम पे रेफरेंस पर है, तो हमको रेस पे नज़र आने वाला है, यानी फोर्स बैलेंस होने वाले हैं। जो फोर्स बैलेंस होते हैं तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएंगे। नाउ अगर हम लोग इनको इस तरह से चूज़ करते हैं कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है, तो उसमें हम फ्रिक्शन का रोल प्रॉपरली समझ पाएंगे। सो mg के दो कंपोनेंट अगर करना चाहें तो आप एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, और ये आपको नोन होता है कि ये mg साइन थीटा आएगा, और ये कितना आएगा, mg कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये छोटा वाला एंगल कॉस थीटा बनता है, ये एंगल थीटा बनता है ना, सो इसलिए कॉस थीटा हो जाता है। मोर ओवर अगर आप एम वी स्क्वायर बाई आर के कंपोनेंट करना चाहते हो तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वो डायरेक्शन है, तो ये थीटा एंगल बना होगा, तो ये बनेगा एम वी स्क्वायर बाई आर कोसाइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस एम जी की डायरेक्शन, एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन में आएगा, जो बनेगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। यहाँ पर जो मैंने कंपोनेंट किए वो अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड किए हैं। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जमेगा। ना अब हमको ये चेक करना कि फ्रिक्शन का क्या रोल आएगा। तो फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि व्हीकल आपका आगे बाहर की तरफ स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, और अगर आपका व्हीकल नीचे की तरफ स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन अप साइड की तरफ चला जाएगा। तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, इसलिए ये कंपोनेंट अपने को हेल्प करेंगे। सपोज के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसका मतलब इस वाले कंपोनेंट को बढ़ाना है, इस वाले कंपोनेंट को बढ़ाना है, इसका मतलब फ्रिक्शन को पीछे लेके आना है, राइट। अगर मिनिमम सेफ वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो फिर इस कंपोनेंट को कम करना है, तो फिर फ्रिक्शन अप साइड आएगा, क्योंकि उस समय ये डोमिनेट करेगा तो ये नीचे स्लाइड कराने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। सो इस पर हम केस बना लेते हैं। सो लेट्स से कि इसका सब केस है कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो फॉर लगा लेते हैं, फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, इसी ये एबीडी होगा, और मैक्सिमम के लिए ये आपको मैक्सिमाइज करना है तो फ्रिक्शन को आपको बैक साइड लाना होगा, ये एफ आना चाहिए, और एफ अपने मैक्सिमम लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग वैल्यू पे काम करना चाहिए, उस समय आपको मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी मिलेगी। नाउ वी कैन मेक द कंपोनेंट्स एंड क्विकली सॉल्व इट। सो अपने पास इक्वेशन आएगी एम वी स्क्वायर बाई आर
कॉस थीटा कंपोनेंट ऑलरेडी है, जैसे इक्वेशन बनाते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्स। एक तो ये इक्वेशन आ गई, और कौन सा इक्वेशन आएगा, नॉर्मल रेशन का आएगा। नॉर्मल रेशन की वैल्यू कितनी जा रही है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एफ मैक्स के बारे में बात कर सकते हो। एफ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू नॉर्मल रेशन, म्यू इंटू नॉर्मल रेशन। नॉर्मल रेशन आपको ऑलरेडी पता है। सो एन की वैल्यू इस पे रखते हैं, फिर इसको एफ को इस पे रख देते हैं। सो अगर ऐसा करते हैं तो फिर एक रिलेशन बनने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये जनरल रिलेशन का काम करेगा। सो लेट्स कीप ऑन राइटिंग। सो इज इट गोइंग टू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर cos theta should be equal to mg sin theta plus f max ये पे लिखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल रेशन। नॉर्मल रेशन इज mg cos theta plus mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ना यहाँ से आपको v कैलकुलेट करना, जो भी v है वो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है। सो v वाले टर्म को हम लोग एक साथ बुला लेते हैं। तो इस साइड अगर बुलाएंगे, पहली बात तो m कैंसिल आउट हो जा रहा है अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो अपने को मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू, इस साइड अगर हम जी वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं तो ये बनेगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। गॉट टू नो। नाउ फ्रॉम हेयर वी स्क्वायर बाई आर को कॉमन लिया जा सकता है और ब्रैकेट में अपने को मिलेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इस साइड से आप जी कॉमन ले सकते हैं। सो यू विल गेट एज ए साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी जी इंटू आर और अप साइड आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, इसके बाद आप v निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट लगा लीजिए। एक काम और कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको अप साइड डाउन साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो जब आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट एक साथ बन जाएगा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बिकम टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो जनरली इस फॉर्म में हम लोग याद रख लेते हैं, एक जनरल फॉर्मेट है। सो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी वी मैक्स, maximum safe velocity is under root g into r within the bracket mu plus tan theta or tan theta plus mu, whatever you want to write, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसा दिखा था। सो इट इज़ गोइंग टू बी tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. This is the formula. और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो अपने को एज सच प्रैक्टिस करके याद रखना है सो दैट एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जी क्या है, जी की वैल्यू 9.8 या 10 लेनी है। आर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाएगा, थीटा इज़ द बैंकिंग एंगल वो भी दिया जाएगा, म्यू इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है जिससे आप अगर किसी भी बैंकिंग रोड पे टर्न करेंगे तो सेफली टर्न हो जाएंगे। नाउ अगर आप इसमें सपोज करो इसमें हम थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं, इसका मतलब ये अनबैंकिंग का केस हो गया, हॉरिजॉन्टल का केस हो गया, तो वी मैक्स कितना आता है, वी मैक्स विल कम आउट टू बी थीटा 0 रख के देखिए टेन थीटा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये अंडर रूट म्यू जी आर आ जाएगी। ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था एक केस। और दूसरा केस क्या है, अगर आप म्यू को 0 कर देते हैं, इन केस यू पुट म्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला केस आ जाएगा। म्यू को 0 रखने से आ जाएगा वी मैक्स की जो वैल्यू आती है वो अंडर रूट जी आर टेन थीटा के बराबर आ जाएगी या आर जी टेन थीटा के बराबर आ जाएगी। यू कैन चेक इट, इट शुड कम आउट द सेम वैल्यू जी आर टेन थीटा। सो पॉइंट इज कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो सारे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पता चल जाएंगे। अच्छा, जब अगर आप इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से बैंकिंग रोड पर चल रहे होते हैं तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी तो आपको पता चल गई, लेकिन बैंकिंग में आपको एक वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है, वरना एम जी साइन थीटा उसको स्लाइड करके नीचे ले आएगा। तो अगर उससे बचना है तो एक मिनिमम सेफ वेलोसिटी, इसका मिनिमम वर्जन आएगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम केस के लिए एफ की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। एफ की वैल्यू अपोजिट होने के मतलब ये माइनस एफ आ जाएगा। माइनस एफ का मतलब हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो कि जहाँ पर एफ आ रहा है तो वहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, उस कैलकुलेशन को आप कर लीजिए तो आप पाओगे कि दैट विल बी इक्विवेलेंट टू रिप्लेस म्यू बाई माइनस म्यू।
तो अगर म्यू को हम माइनस म्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो हमको मिनिमम सेफ वेलोसिटी आ जाएगी. सो वी कैन राइट फॉर मिनिमम सेफ वेलोसिटी इन केस ऑफ बैंकिंग. तो उस केस में आपको क्या करना है, जहाँ भी म्यू आया एक्सप्रेशन में उसको माइनस म्यू से रिप्लेस करना है. क्यों? क्योंकि अगर म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस किया इसका मतलब माइनस का वर्जन हुआ. इस माइनस का मीनिंग हुआ फोर्स की डायरेक्शन बदली. किस फोर्स की? फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदली. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को बदलने का मतलब आप इससे समझ सकते हो. सो उसको याद रखना भी आसान हो जाएगा. मिनिमम वेलोसिटी सेफ कितनी आएगी? अंडर रूट जी आर. आप इक्वेशन बनाकर इसको एक बार चेक करके देखिए क्या यही आता है. टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा. तो ये शॉर्टकट था और आपको ये एक्सप्रेशन पता चल जाता है. सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. सो आपने ये समझ लिया कि बैंकिंग के केस में मिनिमम कितना वेलोसिटी मेंटेन करनी है, मैक्सिमम कितनी मेंटेन करनी है. इसके रेंज पर आप वेलोसिटी चलाते अपने व्हीकल को चलाएंगे तो आप सेफली क्रॉस कर जाएंगे. और ये वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल सरफेस. सो इसलिए हम लोग बैंकिंग करते हैं. बैंकिंग एक सिविल इंजीनियरिंग का एक इनोवेशन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है. आपने देखा होगा कि जो कार रेसेस होते हैं या फिर बाइसिकल रेसेस होते हैं, बाइसिकल रेसिंग के जो ट्रैक हैं आप देखो वो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड होते हैं, हाईली लिफ्टेड होते हैं. दैट मीन्स थीटा की वैल्यू ज़्यादा देते हैं. वाई? अगर हम लोग थीटा की वैल्यू ज़्यादा देंगे, यू कैन वॉच दिस एक्सप्रेशन ओनली. थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा देंगे तो आप पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो हम एक ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं बैंक्ड रोड पे. आप ये भी देखो कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले जाते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं. थीटा की वैल्यू 90 को टच कराते हैं तो आप बोलोगे टेन थीटा इनफाइनाइट को टच करता है. इसका मतलब आप कितनी वेलोसिटी गेन कर सकते हैं? इनफाइनाइट वेलोसिटी गेन कर सकते हैं. दैट मीन्स जितनी भी ज़्यादा वेलोसिटी आप चाहें वो गेन कर सकते हैं. और अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी स्लाइड करने वाला होगा, स्किड करने वाला होगा तो फ्रिक्शन आके उसको प्रिवेंट कर लेता है. तो फ्रिक्शन प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल इन केस ऑफ टर्निंग. अगर हॉरिजॉन्टल है तो पूरा का पूरा वही रिस्पॉन्सिबल है टर्निंग कराने के लिए. अगर बैंक किया है तब भी वो एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल प्ले करता है. अगर आपने इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी निकाली उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर दिया तो फ्रिक्शन आकर उसको बैलेंस कर सकता है. लेकिन फ्रिक्शन तभी तक बैलेंस कर पाएगा जब तक वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को अचीव करता है. उसके बियॉन्ड फिर वो इनकैपेबल हो जाता है. आपने देखा होगा डेथ व्हील जो सर्कस में होता है तो उस पर कार को और बाइसिकल को और बाइक को आलमोस्ट वर्टिकल वॉल पे चलाते हैं. आलमोस्ट वर्टिकल वॉल पे इस तरह से चलाते हैं और उस पर वो सस्टेन कर पाते हैं. सस्टेन इसलिए कर पाते हैं क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हायर होती है. थीटा हायर होगा, हायर वेलोसिटी से होगा, वो सर्कल पे ईजिली चलता रहेगा. सो वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है. और वो उसकी इक्विलिब्रियम आप इस तरह से जज कर सकते हो, इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग जज कर सकते हो. उसमें ये थीटा बदलता रहता है. थीटा बड़ा करेंगे तो लेकिन ये बैलेंसिंग कंडीशन बनी रहेगी, इसलिए वो सेफली चलता रहता है. देखने में सरप्राइजिंग लगता है बट दैट इज़ परफेक्टली इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन दिस फोर्स डायग्राम. Anyway, so this example helps you to understand, or these examples helps you to understand circular motion that are taking place on a horizontal circle. तो सारे सर्कल अभी horizontal हैं. अब इवन ये बैंक भी किया गया था तो जो व्हीकल चल रहा था वो horizontal सर्कल पे ही चल रहा था. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कल पे. वर्टिकल सर्कल पे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.